कल जो होगा ये सोचना छोड़ दो, बस मेहनत करके रिकॉर्ड तोड़ दो। हेलो दोस्तों, मैं हूं आरती सिंह और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएटिव आरती सिंह पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज हमारा टीजीटी पीजीटी सीरीज़ का 117 पार्ट है। इससे पहले हमने 116 पार्ट कंप्लीट करा दिए। अगर आपने वह नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लें, वह भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से। आज का जो टॉपिक है वह हमारा मिस्र की कला से संबंधित है और मिस्र की कला से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं हमने उन सभी को यहाँ पर इंक्लूड किया है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, वीडियो स्किप ना करें क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूँ, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपसे कोई वीडियो मिस ना हो। वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना अपना टाइम वेस्ट किए हुए। अगर फ्रेंड्स हम मिस्र की कला की बात करें कि ये मिस्र की कला है उसका समय कितना माना जाता है और वह वर्तमान समय में कहाँ पर स्थित है, वह किस नदी के समीप है, इन सभी के बारे में जानेंगे। तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना और अपने उन सभी फ्रेंडों को भी शेयर करना जो टीजीटी पीजीटी ड्राइंग से रिलेटिव किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। फर्स्ट है हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो मिस्र की सभ्यता है वह किससे संबंधित है, तो मिस्र की जो सभ्यता है नदी घाटी से संबंधित है, यानी कि ऐसा माना जाता है नदी की घाटी में पनपी सभ्यता माना जाता है। मिस्र की सभ्यता को नदी घाटी की सभ्यता माना जाता है। तो याद रखना कि अगर पूछा जाता है कि नदी घाटी में पनपी सभ्यता किसे कहा गया है तो वो मिस्र की कला को या मिस्र की सभ्यता को कहा गया है। नेक्स्ट हमारा, अगर हम फ्रेंड्स नदी की बात करें तो वो कौन सी नदी है, नील नदी। नील नदी का उपहार कहा जाता है, यानी कि नील नदी की जो उपहार कहा गया है यानी कि तोहफा जो कहा गया है किस सभ्यता को कहा गया है, तो ये मिस्र की सभ्यता को कहा गया है। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी को नोट डाउन कर लेना क्योंकि ये सभी जो चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा सिलेक्टिव और इम्पोर्टेंट है और मैंने सिर्फ उन्हीं चीज़ों को ऐड किया है जो जिनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि अमर तत्व की कला किस देश को प्राचीन कला को कहते हैं, यानी कि अमर तत्व की कला किस देश को प्राचीन कला को कहते हैं, तो मिस्र की जो कला है उसे अमर तत्व की कला के नाम से भी जाना जाता है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट हमारा तूतिन खामेन का संबंध निम्न में से किस देश से होता है, यानी कि जो तूतिन खामेन का जो संबंध होता है वो मिस्र से संबंधित है, ये याद रखना। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा, अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो महारानी नेफियातिति का जो संबंध है वह किससे संबंधित है, जो महारानी नेफियातिति है उनका जो संबंध माना जाता है वो न्यू किंगडम से माना जाता है। कहाँ से माना जाता है, न्यू किंगडम से। आपसे इसे याद करने का तरीका है कि इसमें नेफे है तो न्यू मतलब नेफे मतलब न्यू, ये चीज़ याद रखना, आप इजीली इस चीज़ को याद रख सकते हो। नेक्स्ट हमारा, बस्ट ऑफ द नेफेरितिति वर्तमान समय में कहाँ पर सुरक्षित है, यानी कि जो नेफेरितिति है वो वर्तमान समय में कहाँ पर है। बस्ट साइज मतलब आधा जो शरीर होता है ऊपर का उसको बोलते हैं बस्ट साइज, तो वो वर्तमान समय में कहाँ पर सुरक्षित है, तो ये थाईलैंड म्यूजियम बर्लिन में सुरक्षित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत बार पूछा गया है एग्जाम्स में। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि वर्ष 1323 ईस्वी का सोने से निर्मित तूती खामेन का मुखौटा कहाँ पर सुरक्षित है, तो जो 1323 में निर्मित है जो कि सोने में बना हुआ है तूती खामेन का मुखौटा वो कहाँ सुरक्षित है, वो इजिप्टियन म्यूजियम काहिरा मिस्र में संबंधित है। आपको एक चीज़ बता दूं कि यहाँ से संबंधित आपको 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है कि आपसे पूछ ले जाए जो तूती खामेन का मुखौटा है वह किससे निर्मित है, तो वो किससे निर्मित है, सोने से। एक क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि जो तूती खामेन का मुखौटा है वह कब बना था, तो वो 1323 में बना था। अगर वर्तमान समय की बात करें तो वो कहाँ पर सुरक्षित है, तो इजिप्टियन म्यूजियम काहिरा मिस्र में। या तो आपको सिर्फ मिस्र भी देखने को मिल सकता है देश भी, या फिर प्रॉपर आपको मिस्र के जितने भी म्यूजियम है उनसे भी देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि मिस्र की कला में किस कला विधा का प्रयोग नहीं हुआ है, यानी कि ये वाला जो क्वेश्चन है रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। तो जो मिस्र की कला है उसमें जो प्रयोग नहीं हुआ है उसमें किस चीज़ का प्रयोग नहीं हुआ है, वहाँ पर मणि कुटुम्ब जो होते हैं उसका प्रयोग नहीं किया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा, अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि किस देश की कला को अंत्येष्टि संबंधी कला कहा गया है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा यानी कि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और प्रॉपर क्वेश्चन है, यानी कि बहुत ही पॉपुलर है। नेक्स्ट है हमारा, ये किसका है, तो ये मिस्र की कला को कहते हैं, क्या बोलते हैं, अंत्येष्टि संबंधी कला।
मिस्र की कला को अंत्येष्टि संबंधी कला माना गया है। नेक्स्ट हमारा कि मृतकों की पुस्तक किस काल में लिखी गई थी। तो जो मृतकों की पुस्तक जो लिखी गई है वो मिस्र काल में लिखी गई है और इसी वजह से इसको अंत्येष्टि संबंधी कला कहा गया है। आपको पता है अंत्येष्टि संबंधी मतलब किसी की अंतिम जो संस्कार होता है या फिर अंतिम समय की जो चीज़ें होती है उससे रिलेटिव होती हैं, इसी वजह से इसको बोलते हैं अंत्येष्टि। नेक्स्ट हमारा मिस्री चित्रलिपि में कुल कितने वर्ण मिलते हैं। जो मिस्र की चित्रलिपि है उसमें लिपि मतलब अक्षर जो होते हैं उसमें कितने मिले हैं, तो 1000 अक्षर देखने को मिलते हैं। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो नेफरेतिति जो थी वो कौन थी, जो न्यू किंगडम से संबंधित है, तो वो कौन थी नेफरेतिति। वह एक मिस्र की रानी थी। ये भी याद रखना, ये पूछा जा सकता है कभी कभी। मिस्र की कला की प्रधान विषय वस्तु जो मानी जाती है वो क्या है। तो जो मिस्र की कला की प्रधान विषय वस्तु थी वो क्या, मरण उपरांत जीवन, जैसे कि मैंने आपको बताया अंत्येष्टि संबंधी यानी मृत्यु के आसपास की चीज़ें जो होती हैं। नेक्स्ट हमारा कि मिस्र की कला की विषय वस्तु का मुख्य स्रोत जो था वो क्या था। तो मृतकों की पुस्तक यानी कि जो वहाँ की मरने के बाद जो चीज़ें होती थी उन चीज़ों को वहाँ पर लिखा गया था पुस्तकों में, और इसी वजह से वहाँ की जो विषय वस्तु रही थी वो क्या रही थी, मरण उपरांत का जीवन रहा था, यानी कि उनके चित्रांकन का जो विषय रहा था कि मरने के बाद की विषय वस्तु रही थी वो चीज़ें थी, याद रखना। नेक्स्ट हमारा कि मिस्र लिपि को समझने में किस वस्तु से सहायता होती है। यानी कि जो मिस्र में लिपि मिली है जिसमें 1000 वर्ड मिलते हैं, तो वो उसमें जो उनको पढ़ने में जो सहायता मिली थी किससे मिली थी, तो वो रोज़ता शिला, यानी कि सबसे प्रमुख और सबसे फेमस है रोज़ता शिला। उसे देख उसके पढ़कर सभी चीज़ों को पता चला था। नेक्स्ट हमारा कि तूतीनखामेन की जो समाधि है वो कहाँ स्थित है। जैसे कि मैंने आपको ऊपर ही बताया कि जो तूतीनखामेन है वो सोने के मुखौटे से बनी है 1323 में, और वो वर्तमान समय में कहाँ पर थी, वो भी मैं आपको मिस्र में स्थित है। और वह किससे संबंधित है, कहाँ स्थित है, राजाओं की घाटी मिस्र में। ये भी मैं आपको बताया, जैसे कि आपको प्रॉपर चीज़ें भी दी जाती हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि स्फिंक्स क्या है। स्फिंक्स जो होता है ये वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा बार पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसे अच्छे से याद रखना कि स्फिंक्स है वही वास्तु और मूर्ति है। क्या है, वास्तु और मूर्ति, यानी कि वास्तुकला और मूर्ति से संबंध रखती है। नेक्स्ट हमारा कि रोज़ेता शिला की खोज। अगर फ्रेंड्स आपको दोनों ही ऑप्शन में देखने को मिलते हैं तो सबसे पहले जो आपको लगाना है मूर्ति लगाना है। कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि रोज़ेता शिला की जो खोज हुई थी वह कब हुई थी, तो वो 1799 में हुई थी, यानी कि 1799, जो कि नेपोलियन के मिस्र के अभियान के दौरान थी। याद रखना ये जो समय था क्या था, वो नेपोलियन के मिस्र के अभियान के दौरान था का समय था। याद रखना रोज़त शिला की खोज जो हुई थी, रोज़त शिला जिससे वहाँ की मिस्र की जो लिपि थी उसको पढ़ा गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि मिस्र मूर्ति शिल्प में कौन सा विषय अधिक प्रयुक्त था, तो वहाँ पर व्यक्ति चित्र जो थे वो मिस्र की मूर्ति शिल्प में बहुत ही ज़्यादा फेमस थे। नेक्स्ट हमारा कि गीज़ा में स्थित स्फिंक्स का आकार जो था वो क्या था। जो गीज़ा में स्थित था स्फिंक्स का आकार, और स्फिंक्स क्या होते हैं, मूर्ति और वास्तु, तो उनका आकार जो था वो क्या था। अगर फीट की बात करें तो 238 फीट से, जिसे हम 72 मीटर बोल सकते हैं। लंबाई की बात करें तो 66.3 फीट से लेके, जिसको अगर मीटर की बात करें तो 20.21 मीटर ऊंचा था। तो ये भी याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि मिस्र में पिरामिड हेतु कौन सा युग विशेष रहा था, यानी कि जो मिस्र की जो पिरामिड होते थे उनके लिए जो सबसे ज़्यादा विशिष्ट माना गया था, सबसे ज़्यादा प्रमुख माना गया था, सबसे ज़्यादा उच्च जो माना गया था वो कौन सा माना गया था, वो था हमारा मेम्फाइट। क्या था, मेम्फाइट। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि पिरामिडों का जो निर्माण हुआ था वो मिस्र के किस क्षेत्र में हुआ था, यानी सबसे ज़्यादा जो हुआ था पिरामिडों का, पिरामिड जो क्या होते हैं, जैसे कि आपने देखे होंगे ऊंचे ऊंचे जो टीले टाइप में बने हुए हैं उनको पिरामिड बोला जाता है। तो जो पिरामिडों का जो निर्माण हुआ था मिस्र के किस क्षेत्र में हुआ था, तो वो गीज़ा में सबसे ज़्यादा पिरामिडों का निर्माण हुआ था। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा कि मिस्र की कला का केंद्र बिंदु क्या था। तो मिस्र की कला का जो प्रमुख केंद्र बिंदु रहा था वो पिरामिड रहे थे अथवा समाधि। जैसे कि मैंने आपको बताया तो उनको क्या बोलते थे, अंत्येष्टि की कला या फिर मृत्यु के समय की कला, यानी मृत्यु के बाद की जो चीज़ बनती है समाधि, उन पर जो की गई चित्रकारी होती है वो क्या कहलाती है, वो पिरामिडों या समाधि संबंधी वो क्या कहलाती है, मिस्र की कला।
याद रखना, जैसे कि ऊंचे ऊंचे जो टीलेस बने गए हैं एक तरीके से बनाए जाते हैं, उस ताबूत होते हैं। एक पहले किसी का ताबूत बना दिया, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐड कर करके उनका एक ऊपर सा टीला बना दिया, उसको पिरामिड बन जाता है। और उस पर जो कलाकारी, इनके फेस बने हुए हैं, आपने देखा होगा ऊंचे से टीलेस जो बने हुए हैं उन पर यहाँ पर फेस बना हुआ है। ये इस पर जो की जाती वाली जो कलाकारी है वो क्या कहलाती है? वो मिस्र की कला कहलाती है। यानी कि पिरामिड जो होती है, यानी कि पिरामिडों और समाधि पर ऊपर जो कला की जाती है उसको बोलते हैं मिस्र की कला, या फिर अंत्येष्टि की कला, या फिर मृत्यु के समय की कला। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि मिस्र के मुख्य पिरामिड कौन कौन से थे, तो मुख्य पिरामिडों की बात करें तो वो कौन सा था? एक था खुफू, एक था खफरे तथा मेंकारे। ये तीन जो थे सबसे ज़्यादा प्रमुख थे मिस्र की सभ्यता में। अगर फ्रेंड्स हम सबसे ज़्यादा माने कि सबसे बड़ा जो पिरामिड माना जाता है वो कौन सा है, तो खुफू का जो पिरामिड है सबसे बड़ा माना गया है। तो ये याद रखना कि जो खुफू का पिरामिड बना हुआ है वो सबसे बड़ा पिरामिड माना गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि पिरामिडों का निर्माण जो था वह किस लिए किया गया था, तो जो पिरामिडों का निर्माण जो किया गया था, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो वहाँ के राजा महाराजा और उनकी मृत्यु जो हो जाती थी उनको ताबूत बनाकर उनको समाधि बना दिया जाता था, उसको डेकोरेट कर दिया जाता था। ऐसे ही बहुत सारी जब समाधि हो जाती तो उनका ऐसे दफन करने के बाद सब चीज़ें जब ऐड होती जाती थी तो उनको एक बड़ा क्या बना दिया जाता था? पिरामिड। तो वो एक पिरामिड का रूप ले लेता था और उस पर जो चित्रकारी की जाती है, यानी कि किसी राजा ने उस पर चित्रकारी करवा दी या फिर उसको डेकोरेट करवा दिया, तो अलग अलग राजाओं ने उसका वो निर्माण कराया था। और जो सबसे बड़ा, इसलिए जो सबसे बड़ा पिरामिड माना जाता है वो खुफू को माना जाता है। तो पिरामिडों का निर्माण जो था वह किस लिए किया गया था, तो मिस्र के शासकों के शवों को ताबूतों में सुरक्षित रखने के लिए। जैसे कि मैंने आपको भी बताया कि जो मिस्र के राजा होते थे उनकी जो मृत्यु होने के बाद उनको दफनाया जाता था, जो जो चीज़ें उनसे संबंधित होती थी, और उसके अंदर यानी कि जो ताबूत होता उस पर जो चित्रकारी की जाती थी, उनके अंदर जो कलाकारी देखने को मिलती है, ये उससे संबंधित इनको माना गया है। नेक्स्ट है हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि नेफरातिथि की जो मृत्यु थी वह किसके शासनकाल में हुई थी, तो जो नेफरातिथि जो न्यू किंगडम से संबंधित थी उनकी जो मृत्यु हुई थी मिस्र के 19वें राजवंश के सम्राट अखनातेन की शासनकाल में हुई थी। याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। इससे संबंध की बात करें कि कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं इनसे। एक क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा कि नेफरातिथि कौन थी, तो वह एक न्यू किंगडम से संबंधित थी, मिस्र से संबंधित है। अगर उनकी बात करें तो वो उनकी जो मृत्यु हुई थी कब हुई थी, तो 19वीं सदी में हुई थी। और वो 19वीं सदी में जो किसका शासनकाल था, तो वो राजवंश के सम्राट अखनातेन का था। किसका था? अखनातेन का। याद रखना, अखनातेन याद रखना, समय रखना, और ये किससे संबंधित है? मिस्र से संबंधित है और न्यू किंगडम से संबंधित है। याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि ममनून की कॉलेशी क्या है, जो ममनून की कलोशी जो होती है वह क्या है, तो वह है थीव्स नगर, यह बाहर अमन होतम छत विछत प्रतिमा है। क्या है छत विछत? मतलब कुछ चीज़ें उसमें से डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं, बेकार हो चुकी हैं, और उसको ममनून की कलोशी कहा जाता है। किसको? थीव्स नगर, यह बाहर अमन होतम छत विछत प्रतिमा है। याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ लिया जाएगा। नेक्स्ट हमारा कि मिस्र में मानव आकृति हेतु आधारभूत नियम किस युग से निर्धारित किए गए थे, यानी कि जो मिस्र में मानव आकृति बनाई गई थी वह किस युग से निर्धारित किए गए थे, तो वो नवीन राज्य से निर्धारित किए गए थे। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि मृतकों की पुस्तकों के आधार पर चित्र कहाँ बनाए जाते थे, तो मृतकों की पुस्तकों के आधार पर जो चित्र बनाए गए थे वो पिरामिडों की दीवारों पर बनाए गए थे। जैसे कि मैंने आपको ऊपर भी बताया कि पिरामिड जो होते थे वो क्या होते थे, ऊंचे ऊंचे जो टीले बनाए जाते थे उनको पिरामिड बोला जाता था। और जो पिरामिडों पर जो चित्रकारी, जैसे कि आपने देखे होंगे यहाँ पर फेस बना हुआ है और यहाँ पर लिखाई जो करा दी जाती थी उनके बारे में, यहाँ पर ये सभी जो चीज़ें थी वो क्या कहलाती थी, पिरामिडों की दीवारों पर जो चित्रकारी की जाती, इसी को हम मृतकों की पुस्तकों के आधार पर बोलते हैं या फिर मिस्र की कला बोलते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि मिस्र की कला में पुरुषों तथा स्त्रियों के लिए कौन से रंग का प्रयोग किया गया था, तो ये भी चीज़ आप बहुत बार पूछी गई हैं, तो आप दोनों ही चीज़ें याद रखना कि स्त्री के लिए कौन से रंग का प्रयोग किया गया और पुरुष के लिए किसका। तो पुरुषों के लिए लाल रंग का और स्त्रियों के लिए पीले रंग का प्रयोग किया गया। कहाँ की कला में? मिस्र की कला में। वेरी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि मिस्र की कला में ईश्वर, चंद्रमा,
हाथोर देवी, आइशेन देवी या फिर सूर्य के सिर पर कौन सी प्रतिमा बनाई गई है। तो ये वाला भी क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं, तो अब मैं इनके बारे में सभी के बारे में बताऊंगी कि किसके लिए। ईश्वर के सिर पर पशु है, याद रखना कि ईश्वर के जो सर पर क्या है, पशु है। चंद्रमा के सर पर बाज है, जो चंद्रमा है उनके सर पर क्या है, बाज है, बाज पक्षी। हाथोर की बात करें तो हाथोर देवी के सर पर गाय है। आपको ये सभी चीज़ें याद रखनी होंगी, 2 से 3 बार अगर प्रैक्टिस करोगे तो सभी जो क्वेश्चंस हैं आपको इजीली याद हो जाएंगे, कन्फ्यूजन नहीं होगा। 1-2 बार आप लिख भी सकते हो। और इसकी जो भी आपको PDF कराती हूँ या फिर जो भी टॉपिक्स आपको मैं कराती हूँ, मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पर भी उसकी प्रैक्टिस करा देती हूँ, ताकि आपको ईजिली सभी चीज़ें जो है उनकी प्रैक्टिस भी हो जाए। अगर आपने अभी तक जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन नहीं किया है तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर ले, मैंने वहाँ पर उसका लिंक प्रोवाइड किया हुआ है। आप वहाँ से जाकर भी इजीली सभी वीडियोस की जो वो है क्या बोले प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर फ्रेंड्स हम हाथोन की बात करें तो वो क्या है, हाथोन की देवी के सर पर क्या है, गाय है जिस पर सिर या सींग बनी हुई है। नेक्स्ट हमारा आइसीन देवी की बात करें तो आइसीन देवी के सर पर क्या लगी हुई है, कुर्सी तथा। और सूर्य की बात करें तो सूर्य की फिनिक्स पक्षी की प्रतीक है। याद रखना सभी चीज़ों के बारे में मैंने आपको बता दिया है। और यहाँ से जो क्वेश्चन है बहुत बार पूछे जाते हैं, इन सभी को आप नोट डाउन कर लेना, अच्छे से रट लेना। नेक्स्ट हमारा स्फिंक्स क्या है, ये क्या है, गीज़ा, ये भी मैं आपको ऊपर ही बता चुकी हूँ। तो आज का जो वीडियो है वो यही समाप्त होता है। उम्मीद है कि आज का जो वीडियो है आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो अपने उन सभी फ्रेंडों को शेयर करें जो भी TGT, PGT, TSSB या फिर अदर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ताकि उनके लिए ये प्रॉफिटेबल हो सके। और आज की वीडियो के बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।